मोहिता अपनी गृहस्थी में खुश है। पति, 2 बेटे, 1 बेटी, भरा पूरा परिवार है उसका। मोहिता, प्लीज आज कुछ स्वादिष्ट और लजीज सा कुछ बनाओ ना। और हाँ मम्मी, साथ ही गर्मा गर्म चाय भी बना देना। मोहिता पति और बच्चों की फरमाइश सुनकर किचन की ओर चल दी। वहीं अखिल जी बालकनी में बैठे नए घर के होने वाले नक्शे, इंटीरियर और फर्नीचर के बारे में विचार विमर्श ले रहे थे। साथ ही बैठे मेरे बच्चे भी अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। मोहिता यानी मैं अपनी धनी परिवारों की सहेलियों की भांति 2-3 मंजिल की आलीशान कोठी की इच्छुक थी, जिसके सभी कमरों में टेलीफोन और रंगीन टेलीविज़न की सुविधाएं हों, कार खड़ी करने के लिए गैराज हो। अखिल जी व्यावसायिक बुद्धि के अनुरूप घर के बाहरी हिस्से में एक दुकान बनवाने के हक में थे। बेटी रिया अभी 10 वर्ष की थी, लेकिन मकान के बारे में उसकी कल्पनाएं अनेक थी। 500 गज जमीन में 5 सितारा होटल बनने की गुंजाइश कहाँ है हमारे पास। मकान बनवाने के लिए लाखों रुपए कहाँ हैं। फिर तो बन गया मकान पापा, पहले आप रुपए पैदा कीजिए। रिया का मुंह फूल उठा था। तू क्यों रूठ कर अपना भेजा खराब करती है। मकान में तो हमें ही रहना है, तेरा क्या है। विवाह के बाद पराए घर जा बैठेगी। प्रताप और शिव रिया को चिढ़ाने लगे थे। बच्चों के वार्तालाप का लुत्फ उठाते हुए मैंने मेज पर गर्मा गर्म चाय, पकौड़े, पापड़ सजा दिए और अखिल से बोली, इस प्रकार तो तुम्हारा मकान कई वर्षों में भी नहीं बन पाएगा। किसी इंजीनियर की सहायता क्यों नहीं ले लेते, वह तुम सबकी पसंद के अनुसार नक्शा बना देगा। अखिल को मेरा सुझाव पसंद आया। जब से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उनके मन में एक सुंदर आरामदेह मकान बनवाने की इच्छाएं बलवती हो उठी थी। अखिल अपने रिश्तेदारों, मित्रों से इस विषय में विचार विमर्श करते रहते थे। कई मकानों को उन्होंने अंदर से लेकर बाहर तक ध्यानपूर्वक देखा भी था। कई बार फुर्सत के क्षणों में बैठकर कागजों पर भांति भांति के नक्शे बनाए बिगाड़े थे, परंतु मन को कोई रूपरेखा संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। कभी आंगन छोटा लगता तो कभी बैठक के लिए जगह कम पड़ने लगती। परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्नान घर और कमरे तो आवश्यक ही थे। एक कमरा अतिथियों के लिए भी जरूरी था। क्या मालूम भविष्य में कभी कार खरीदने की हैसियत बन जाए, इसलिए गैराज बनवाना भी आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद अखिल किसी अच्छे इंजीनियर की तलाश में जुट गए। एकांत क्षणों में मैं भी मकान के बारे में सोचने लगती थी। एक बड़ा आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण रसोई घर बनवाने की कल्पनाएं मेरे मन में उभरती रहती थी। अपने मकान में गमलों में सजाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधों के नाम मैंने लिख कर रख दिए थे। एक दिन अखिल ने घर आकर बतलाया कि उन्होंने एक भवन निर्माण कंपनी की मालकिन से अपने मकान के बारे में बात कर ली है। अब नक्शा बनवाने से लेकर मकान बनवाने तक की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। सब ने राहत की सांस ली। मकान बनवाने के लिए अखिल के पास कुल 2 से 3 लाख की जमा पूंजी थी। घर के खर्चों में कटौती करके वर्षों में जाकर इतना रुपया जमा हो पाया था। अखिल एक दिन मुझे भवन निर्माण कंपनी की मालकिन मैथिली से मिलवाने ले गए। मैं कुछ ही क्षणों में मैथिली के मृदु स्वभाव, खूबसूरती और आतिथ्य से कुछ ऐसी प्रभावित हुई कि हम दोनों के बीच एक अदृश्य सा आत्मीयता का सूत्र बन गया। हम उन्हें अपने घर आने का औपचारिक निमंत्रण देकर चले आए। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वे हमारे घर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगी, लेकिन एक शाम आकस्मिक रूप से उनकी चमचमाती विदेशी कार हमारे घर के सामने आकर रुक गई। मैं संकोच से भर उठी कि मैं इन्हें कहाँ बैठाऊं, कैसे सत्कार करूं। मैथिली शायद मेरे मन की हीन भावना भांप गई। मुस्कुराकर स्वतः ही एक कुर्सी पर बैठ गई। मोहिता जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। मैं निद्रा से जागी, लपक कर रसोई घर से पानी ले आई। फिर चाय की चुस्कियों के साथ वार्तालाप का लंबा सिलसिला चल निकला। इसी बीच बच्चे कॉलेज से आ गए थे। वे भी हमारी बातचीत में शामिल हो गए। फिर मैथिली यह कहकर चली गई कि मैंने आपकी पसंद को ध्यान में रखकर
मकान के कुछ नक्शे बनवाए हैं, कल मेरे ऑफिस में आकर देख लीजिएगा। मैथिली के जाने के बाद मेरे मन में अनेक अनसुलझे प्रश्न डोलते रह गए थे कि उसका परिवार कैसा है, पति कहाँ है और क्या करते हैं, इनके संपन्न होने का रहस्य क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मैथिली को जानती हूँ, उनका चेहरा मुझे कुछ चिरपरिचित सा जान पड़ता, लेकिन बहुत याद करने पर भी कोई ऐसी स्मृति जागृत नहीं हो पाती थी। कभी मैं सोचने लगती कि शायद अधिक आत्मीयता हो जाने की वजह से ऐसा लगता होगा। अगले दिन शाम को मैं और अखिल दोनों उनके ऑफिस में नक्शा देखने गए। एक नक्शा छांटकर संतुष्ट भाव से हमने वैसा ही मकान बनवाने की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में अखिल कह बैठे, रुपए की कमी के कारण शायद हम मकान एक साथ नहीं बनवा पाएंगे। मैथिली झट आश्वासन देने लगी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपका मकान बनवाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा मकान बनवाकर ही रहूंगी। बाकी रुपए मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको कर्ज दिलवा दूंगी, आप सुविधा अनुसार धीरे धीरे चुकाते रहिए। अखिल उनके एहसान के बोझ से दब से गए। मुझे मैथिली और भी अपनी सी लगने लगी। नक्शा पास हो जाने के पश्चात मकान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब तक मैथिली का हमारे यहाँ आना जाना बढ़ गया था। अब वह खाली हाथ ना आकर बच्चों के लिए फल, मिठाइयाँ और कुछ अन्य वस्तुएं लेकर आने लगी। आते ही वह सब के साथ घुल मिलकर बातें करने लग जाती। रसोई घर में पाट पर बैठकर आग्रह करके मुझसे दाल रोटी लेकर खा लेती। मैं संकोच से गड़ जाती, उन्हें फल, मिठाइयाँ लाने को मना करती, परंतु वह नहीं मानती थी। अखिल मुझसे कहते, मैथिली जो करती है उन्हें करने दिया करो, मना करने से उनका दिल दुखेगा। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह हमारे बच्चों पर अपनी ममता लुटाती रहती हैं। मैं परेशान सी हो उठी। भरे पूरे शरीर की स्वामिनी मैथिली के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसने उन्हें मातृत्व से वंचित कर दिया है। मैं उनके प्रति असीम सहानुभूति से भर उठती थी। एक दिन मन का क्षोभ अखिल के सामने प्रकट किया तो उन्होंने बताया, मैथिली जी के पति अपाहिज हैं, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गलती से उनकी शुक्राणु वाली नस काट दी थी। मैं और अधिक सहानुभूति से भर उठी। अखिल बताते रहे, मैथिली जी के पति की प्रथम पत्नी का एक पुत्र उनके साथ रहता है, जिसे उन्होंने माँ की ममता देकर बड़ा किया है। इतनी बड़ी फर्म, दौलत, प्रसिद्धि, सब कुछ मैथिली जी के अटूट परिश्रम का सुखद परिणाम है। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, मैथिली की इतनी गुप्त बातों की जानकारी अखिल को कैसे हो गई? कब और कैसे दोनों के बीच इतनी अधिक घनिष्ठता हो गई कि वे दोनों गहरे संबंधों पर भी चर्चा करने लगे। मैंने इस विषय से अखिल से प्रश्न किया तो वह झेप कर खामोश हो गए। मेरे अंदर संदेह का कीड़ा कुलबुला उठा था। मुझे लगने लगा कि मैथिली अकारण ही हम लोगों से आत्मीयता नहीं दिखलाती है। वह हमारे बच्चों पर खर्च करके हमारे घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। कोई ऐसे ही तो किसी को हजारों का कर्जा नहीं दिलवा सकता। इन सब का कारण अखिल के प्रति उनका आकर्षण भी तो हो सकता है। अखिल 48 वर्ष के होने पर भी स्वस्थ, सुंदर थे। शरीर मोहकता के कारण अपनी आयु से कई वर्ष छोटे दिखते थे। किसी सम आयु की महिला का उनकी ओर आकर्षित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं थी। मैं सोचने लगी, मैथिली जैसी सुंदर महिला एक अपाहिज आदमी के साथ संतुष्ट रह भी कैसे सकती है। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ लगने लगा था। अब जब भी मैथिली मेरे घर आती, मेरा मन उनके प्रति कड़वाहट से भर उठता था। उनकी मधुर मुस्कुराहट के पीछे छल कपट दिखाई देने लगता। ऐसा लगता जैसे मैथिली अपनी दौलत के कुछ सिक्के मेरी झोली में डालकर मुझसे मेरी खुशियाँ और मेरा पति खरीद रही है। मुझे मैथिली, उनकी लाई गई वस्तुओं और उनकी दौलत से नफरत होती चली गई। मैंने उनके ऑफिस जाना बंद कर दिया। वह मेरे घर आती तो मैं बीमारी या व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्हें टालने का प्रयास करने लगती थी। मेरे बच्चे और अखिल
उनके आते ही उनकी आव भगत में जुटने लगते। यह सब देखकर मुझे बेहद बुरा लगने लगता। मैं मैथिली के जाने के पश्चात बच्चों को डांटने लगती। तुम सब लालची प्रवृत्ति के क्यों बनते जा रहे हो? क्यों स्वीकार करते हो इनके लाए उपहार? इनसे इतनी अधिक घनिष्ठता किस लिए? कौन है ये हमारी? मकान बन जाएगा, फिर हमारा और इनका रिश्ता ही क्या रह जाएगा? बच्चे सहम कर मेरा मुंह देखते रह जाते, क्योंकि अभी तक मैंने उन्हें अतिथियों का सम्मान करना ही सिखाया था। मैथिली के प्रति मेरी उपेक्षा को कोई नहीं समझ पाता था। सभी मेरी मनोदशा से अनभिज्ञ थे। मकान के किसी कार्यवश जब भी अखिल मुझसे मैथिली के ऑफिस चलने को कहते तो मैं मना कर देती। वह अकेले चले जाते तो मैं मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन ऊपर से शांत बनी रहती थी। मैं अखिल को मैथिली के यहाँ जाने से नहीं रोकती थी। सोचती, आदमियों पर प्रतिबंध लगाना क्या आसान काम है। पूरा दिन घर से बाहर बिताते हैं। कोई पत्नी आखिर पति का पीछा कहाँ तक कर सकती है? मेरे मनोभावों से बेखबर अखिल जब तब मैथिली की प्रशंसा करने बैठ जाते। अक्सर कहते, मैथिली जी से मुलाकात नहीं हुई होती तो हमारा मकान इतनी जल्दी नहीं बन पाता। कभी कहते, मैथिली जी दिन रात परिश्रम करके हमारा मकान इस प्रकार बनवा रही हैं जैसे वो उनका अपना ही मकान हो। कभी ऐसा भी हो जाता कि मैथिली अपने किसी निजी कार्यवश अखिल को कार में बैठाकर कहीं ले जाती। अखिल घंटों के पश्चात प्रसन्न मुद्रा में वापस लौटते और बताते कि वह किसी बड़े होटल में मैथिली के साथ भोजन करके आ रहे हैं। मेरे अंदर की औरत ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। मैं ये सोचकर ईर्ष्या से जलती भुनती रहती कि मैथिली की खूबसूरती ने अखिल के मन को बांध लिया है। अब उन्हें मैं फीकी लगने लगी हूँ। उनके मन में मेरा स्थान मैथिली लेती जा रही है। कभी मैं शांत होकर सोचने लगती, इस शहर में मकान बनवाने से मेरा जीवन ही नीरस हो गया है। एक शहर में रहते हुए अखिल और मैथिली का साथ कभी नहीं छूट पाएगा। अब अखिल मुझे पहले की भांति कभी प्यार नहीं दे पाएंगे। मैथिली आदर्श रूप से मेरी सौत बन चुकी है। हो सकता है दोनों ने, नहीं, ये मैं क्या सोचने लगी। लेकिन होटलों में जाने का और मकसद भी क्या हो सकता है। यूं ही ऊहापोह करते करते हमारा पूरा मकान बन गया तो मुहूर्त करने के पश्चात हम अपने घर में आकर रहने लगे। मैथिली का आना जाना और अखिल के साथ घुल मिल कर बातें करना कम नहीं हो पाया था। एक दिन मेरे मन का आक्रोश जुबान पर फूट पड़ा। अब इस औरत के यहाँ आना जाना बंद क्यों नहीं कर देते आप? मकान कभी का बनकर पूरा हो चुका है। अब इस फालतू मेल जोल का समापन हो जाना ही बेहतर है। अखिल भौचक्के से देखते हुए बोले, कैसी स्वार्थियों जैसी बातें करने लगी हो। मैथिली जी ने हमारी कितनी सहायता की थी, अब हम उनका तिरस्कार कर दें, क्या ये अच्छा लगता है? तब क्या जीवन भर उसे गले से लगाए रहोगे? तुम्हें जलन होती है उसकी खूबसूरती से? अखिल मेरे क्रोध की परवाह ना करके मुस्कुराते रहे, फिर लापरवाही से बाहर चले गए। क्रोध और उत्तेजना से मैं कांप रही थी। जी चाह रहा था कि अभी जाकर उस आवारा चरित्रहीन औरत का मुंह नोच डालूं। अपने अपाहिज पति की आंखों में धूल झोंक कर पराए मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। अब तक ना मालूम कितने पुरुषों के साथ मुंह काला कर चुकी होगी। मुझे उस अपरिचित अनदेखे व्यक्ति से गहरी सहानुभूति होने लगी, जिसकी पत्नी बनकर मैथिली उसके प्रति विश्वासघात कर रही थी। मैं सोचने लगी, अगर यह कांटा अभी से उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो मेरा मन जख्मी होकर लहूलुहान हो जाएगा। इससे पहले कि मामला और आगे बढ़े, मुझे मैथिली के पति के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए कि वे अपनी पत्नी के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दे। वह दूसरों के घर उजाड़ती फिरती है। उनके घर का पता मुझे मालूम था। एक बार मैं अखिल के साथ घर के बाहर तक जा चुकी थी। उस वक्त मैथिली घर पर नहीं थी। नौकर के बताने पर हम बाहर से ही लौट आए थे। घर के सभी काम बच्चों पर छोड़कर मैं मैथिली के घर जाने के लिए तैयार हो गई। एक रिक्शा में बैठकर मैं उनके घर पहुंच गई।
मैथिली घर में नहीं थी। नौकर से साहब का कमरा पूछकर मैं दंदनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। नौकर ने कमरे के अंदर जाकर साहब को मेरे आगमन की सूचना दे दी। फिर मुझे अंदर जाने का इशारा करके वह किसी और काम में लग गया। दरवाजे पर लहराता पर्दा एक ओर खिसकाकर मैंने अंदर प्रवेश किया तो सभी शब्द मेरे हलक में ही सूख गए। सामने कुर्सी पर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जिसकी कमर के नीचे दोनों टांग गायब थी। उसे इंसान न कहकर सिर्फ एक धड़ कहा जाए तो बेहतर होगा। आ जाओ मोही। मुझे विश्वास था जीवन में दोबारा तुमसे मुलाकात अवश्य होगी। एक दर्दीला चिरपरिचित स्वर गूंज उठा। उस पुरुष को पहचान कर मेरा रोआ रोआ सिहर उठा। पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। यह कोई और नहीं, मेरे भूतपूर्व पति विक्रम थे। ये प्यार से मुझे मोही बुलाते थे। इनसे वर्षों पहले मेरा तलाक हो चुका था। फिर मैंने अखिल के साथ नई दुनिया बसा ली थी और अखिल को अपने अतीत से हमेशा अनभिज्ञ रखा था। अब विक्रम को देखकर मेरे कड़वे अतीत का काला पन्ना फिर से उजागर हो गया था, जिसकी यादें मेरे मन की गहराइयों में दफन हो चुकी थी। वर्षों पहले माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह विक्रम के साथ किया था। विक्रम एक कुशल वास्तुकार थे, घर भी संपन्न था। विवाह के प्रथम वर्ष में ही मैं एक सुंदर स्वस्थ बेटे की माँ बन गई थी। फिर हमारी खुशियों पर एकाएक वज्रपात हुआ। एक सड़क दुर्घटना में विक्रम की दोनों टांगों की हड्डियां टूटकर चूर चूर हो गई थी। जान बचाने हेतु डॉक्टरों को उनकी टांगें काट देनी पड़ी। एक अपाहिज पति को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पाया। मैं खिन्न हो उठी। बात बात पर लड़ने चिड़चिड़ाने मन का असंतोष अधिक बढ़ गया तो मैं विक्रम को छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी थी। मायके वालों के प्रयासों के बाद भी मैं ससुराल जाने को तैयार नहीं हो पाई तो सब ने मुझे दुखी देखकर मेरा तलाक कराने के लिए कचहरी में प्रार्थना पत्र दिलवा दिया। मैं विक्रम से छुटकारा पाकर किसी समर्थपूर्ण पुरुष से विवाह करने के लिए अत्यंत इच्छुक थी। एक दिन हमेशा के लिए हमारा अलगाव हो गया। कानून ने विक्रम की विकलांगता के कारण हमारे बेटे आयुष को मेरी कस्टडी में दे दिया। बच्चे की वजह से मेरे पुनर्विवाह में अड़चनें आने लगी। बच्चे वाली स्त्री से आखिर विवाह करने के लिए कौन पुरुष तैयार हो सकता था। मेरे मायके वाले भी आयुष की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लादने के लिए तैयार नहीं हो पाए। इन सब बातों की जानकारी हो जाने पर एक दिन विक्रम की माताजी मेरे मायके आ पहुंची। उन्होंने रो रो कर आयुष को मुझसे ले लिया। विक्रम की माताजी प्रसन्न मन से वापस लौट आई। मेरा बोझ हल्का हो गया था। बेटे आयुष की जुदाई के गम से अधिक मुझे दूसरे विवाह की अभिलाषा थी। एक दिन मेरा विवाह अखिल से संपन्न हो गया। हम दोनों का यह दूसरा विवाह था। अखिल भी विधुर थे। विवाह की पहली रात ही हम दोनों ने अपने अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला देने की प्रतिज्ञा कर ली। फिर एक दिन मायके जाने पर मुझे मालूम हुआ कि विक्रम की माताजी विक्रम और आयुष को लेकर किसी अन्य शहर में चली गई हैं। बैठो मोही, खड़ी क्यों हो? लगता है मुझे अचानक देखकर हैरान रह गई हो तुमने तो समझ लिया होगा कि मैं कहीं मर खप गया होऊंगा। नहीं विक्रम, ऐसा मत कहो। सभी को जीवित रहने का पूरा पूरा अधिकार है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया और मैं एक कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। मेरे जीवित रहने का अधिकार तो तुम मुझसे छीन कर ले गई थी मोही। तुम छोड़कर चली गई तो मैं लाश बनकर रह गया था। अगर मैथिली का सहारा नहीं मिलता तो मैं अब तक अवश्य मर चुका होता। आज मैथिली की बदौलत ही मैं इतनी बड़ी फर्म का मालिक बन बैठा हूँ। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैंने मुंह फेर कर रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। विक्रम कहते जा रहे थे, तुम्हें वो नर्स याद है जो मेरी देखभाल के लिए माँ ने घर में रखी थी? वो शर्मीली सी छुई मुई लड़की राखी। ओह, अब मैं समझी कि मुझे मैथिली जी का चेहरा इतना जाना पहचाने क्यों लग रहा था।
तुम राखी को नहीं पहचान पाई, परंतु राखी ने पहली बार देखकर ही तुम्हें पहचान लिया था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और रहन सहन के बारे में सब कुछ बतला दिया था। मैं तुम्हारी यथासंभव सहायता करने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। मेरे आग्रह पर मैथिली ने कदम कदम पर तुम्हारी और तुम्हारे पति की मदद की थी। मेरे पैर मौजूद होते तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आता, तुम्हारे सामने दौलत के ढेर लगाकर कहता, जितनी दौलत की आवश्यकता हो लेकर अपनी भूख मिटा लो मोहिता। तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर गई थी कि मैं अपाहिज हूँ, दौलत पैदा करने में असमर्थ हूँ, तुम्हें पूर्ण शारीरिक सुख नहीं दे पाऊँगा। कहते कहते विक्रम का गला भर आया था। बस रहने दो विक्रम, मैं और अधिक नहीं सुन सकूंगी। मैं रो पड़ी। एक जहरीली चुभती हुई यादगार ही तो हूँ। भुला क्यों नहीं दिया मुझे? कैसे भुला पाता कि तुम मेरे आयुष की माँ हो? आयुष कहाँ है विक्रम? वो कैसा है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैं उत्सुक होकर कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। विक्रम अपने आप को संयत कर चुके थे। आयुष यानी अभिषेक से तुम मैथिली के ऑफिस में मिल चुकी हो। वो मैथिली के बराबर वाली कुर्सी पर बैठकर ऑफिस के कामों में उसका हाथ बटाता है। अब वह एक प्रसिद्ध वास्तुकार है। तुम्हारे मकान का नक्शा उसी ने तैयार किया था। सच वही मेरा आयुष है। हर्ष व उत्तेजना से मैं गदगद हो उठी। मेरी आंखों के सामने वह गोरा स्वस्थ युवक घूम गया जिससे मैं कई बार मिल चुकी थी, बातें कर चुकी थी। मेरे मकान के मुहूर्त पर वह मैथिली के साथ मेरे घर भी आया था। अचानक मेरे मन में एक अनजाना डर उभर आया। क्या आयुष जानता है कि मैं उसकी माँ हूँ? नहीं, वह उस माँ से नफरत करता है जो उसके अपाहिज पिता को छोड़कर सुख की तलाश में अन्यत्र चली गई थी। वह मैथिली को ही अपनी सगी माँ मानता है। जानती हो मोही, वह मुझे कितना चाहता है। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता। विक्रम, मेरी एक बात मानोगे? कहो मोही। आयुष से कभी मत कहना कि मैं उसकी माँ हूँ। यही कहना कि मैथिली ही उसकी असली माँ है। रोती हुई मैं विक्रम के कमरे से बाहर निकल आई। जिस पौधे को मैं उजाड़ कर चली गई थी, मैथिली ने उसे जीवन दान देकर हरा भरा कर दिया था। मैं सोचती रह गई कि स्वार्थी मैथिली है या मैं। कितना गलत समझ बैठी थी मैं मैथिली को। इस महान नारी ने 2 बार मेरा घर बसाया था। एक बार अपाहिज विक्रम और मासूम बेसहारा आयुष को अपनाकर, और दूसरी बार मेरा मकान बनवाकर। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। घर वापस लौटी तो मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर बच्चे और अखिल सब सोच में पड़ गए। एक साथ ही मुझसे कारण पूछने लगे। मैंने एक गिलास पानी पिया और इत्मीनान से बिस्तर पर बैठकर अखिल से कहने लगी, सुनो, तुम मैथिली जी के ऑफिस में जाकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को रात के खाने के लिए आमंत्रित कराओ। उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है, हमारा भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज है। बच्चे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अखिल मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हों, औरत सचमुच एक पहेली होती है, उसे समझ पाना असंभव है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।